हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है साइको एनालिटिक थ्योरी। ये थ्योरी सिगमंड फ्राइड की है। इस थ्योरी में या इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का प्रयास किया है जो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, रीट, बी टेट, BTC, BEd, DLED। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फ्राइड्स थ्योरी। फ्राइड्स थ्योरी बताने से पहले आपको बता दें हम टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के सिद्धांतों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार। फर्स्ट स्टेज थ्योरीज, इसमें फ्राइड एरिक्सन। लर्निंग थ्योरी, इसमें पावलोव स्किनर। और सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें बांदुरास की थ्योरी की चर्चा करेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, ये जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी टाइप्स हैं, इसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम फ्राइड की ही चर्चा करेंगे। तो फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी, इस सिद्धांत के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं। देखिए, फ्राइड ने एक शब्द यूज़ किया, लिबिडो। लिबिडो को उन्होंने बायोलॉजिकल एनर्जी कहा, यानी जैविक ऊर्जा। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को ये बायोलॉजिकल एनर्जी लाइफ टाइम मिलती है, हर स्टेज में मिलती है लिबिडो के माध्यम से। बट इसका जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट रूप में होता है। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप की स्टेजेस के आधार पर सिम्टम्स बताए। एक तरह से लिबिडो को इन्होंने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कहा है। इन्होंने एक बात और कहा कि इन फ्यूचर किसी बच्चे की पर्सनालिटी अगर बतानी हो कि कैसी होगी, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रीवियस 5 ईयर, यानी जो उसके बचपन के 5 साल हैं, उसका वो कैसा बीता, प्रीवियस 5 ईयर की लाइफ उसकी कैसी थी। यदि वह अच्छी है, सुखद है, बहुत ही बच्चा अच्छे एटमॉस्फेयर में पला है, उसे फैमिली एनवायरनमेंट मिला है, सोशल एनवायरनमेंट मिला है, पेरेंटिंग अच्छी मिली है, तो बच्चे की लाइफ बैलेंस में होगी, वह एडजस्टिंग नेचर का होगा, उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। बट इसके अपोजिट यदि उसका पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे को नहीं मिली है, या सोशल स्ट्रक्चर गुड नहीं मिला है, या इकोनॉमिकली क्राइसिस में रहा है, डिफरेंट टाइप्स का इसका नेचर एंड नर्चर होगा, तो ये मानते हैं कि उस बच्चे में फ्रस्ट्रेशन एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, यानी फ्यूचर में डिसेबिलिटी आने की चांसेस बनी रहती हैं। तो इन्होंने मेनली फोकस किया है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो 5 साल में यदि उनको अच्छी परवरिश या अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया जाए तो उनका फ्यूचर में गुड पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे। इसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की चर्चा की। इसमें इन्होंने बताया कि ईड, ईगो और सुपर ईगो। देखिए, ईड, फ्राइड ने ईड यानी मन, स्व, जिसे आत्म कहेंगे, इसको बताया ये अस्थिर होता, अनकंट्रोल होता है, स्वच्छंद होता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, इसी में लिबिडो रहता है, यानी जो बायोलॉजिकल एनर्जी हमें मिलती, कहाँ मिलती? ईड, इसी में, ईड में होता है। और इसी के थ्रू ये कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को गुड या बैड प्रेजेंट करते हैं, ये आगे हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो ईड है वो इच्छाओं का भंडार है, यानी इच्छाएं अनंत होती हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, अनकंट्रोल होती हैं, और इसी में लिबिडो होता है। ईड का मेनली जो वर्क होता है वो ईगो और सुपर ईगो को बायोलॉजिकल एनर्जी प्रदान करना होता है। ईगो, इसको अहम बोलते हैं, सुपर ईगो यानी पराहम, जबकि ईगो का काम क्या है? ईड का सेटिस्फैक्शन करना,
और सुपर ईगो, सुपर ईगो पर्सनालिटी का वह पार्ट है जहाँ पर आदर्श और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के कारण हम अपने सोशल नॉर्म्स, अपने रूल्स रेगुलेशन, डिफरेंट टाइप्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या आज एडमिशन की लास्ट डेट है और आपने फीस लिया जितना आपको जमा करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके एडमिशन की लास्ट डेट है और आपने फीस लिया, जो भी आपने अमाउंट आपका फीस का हो वो आप लिए और घर से आप जा रहे हो। रास्ते में आपको मार्केट पड़ी और एक अच्छी सी ड्रेस आपको किसी शॉप पर दिखाई दी। अब देखिए, ईट ईट तुरंत क्या है, वह वस्त्र या ड्रेस दिखाई दी तुरंत, अब वो अच्छी लगी, आपका ईगो कहेगा कि नहीं पैसे तो है, इसको ले लो। ईगो का काम ही है ईट को सेटिस्फाइड करना, तो तुरंत कह रहा है कि नहीं ले लो। लेकिन सुपर ईगो गाइड करेगा। सुपर ईगो कहेगा नहीं नहीं, फीस आज लास्ट डेट है, आज हम फीस जमा कर दें, हो सकता है कल इससे भी अच्छी ड्रेस आ जाए। यदि आपका सुपर ईगो स्ट्रांग है तो लाइफ में आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगे, आपके सामने किसी भी तरह की डिसएडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम आप हर प्लेस पर सक्सेस होगे। बट जिसका ईगो स्ट्रांग होता है वो या तो एकदम सक्सेस हो जाता है या एकदम फ्लॉप हो जाता है। और ईट जिसका स्ट्रांग होता है, ओनली ईट, वो लाइफ में जल्दी सक्सेस नहीं होता, कभी सक्सेस नहीं होता। तो इसको हम एक यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी बता रहे हैं। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। ईट चॉकलेट, आप खाना चाहते हैं तो क्या होगा, आपका मन किया तो तुरंत स्मेल आएगी। इट्स अ स्मेल बार ऑफ चॉकलेट, तुरंत स्मेल आती है। बट सुपर ईगो कहता है आई एम ऑन ए सुपर डाइट, मीन्स हम सुपर डाइट में हैं, हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। तो वो गाइड कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल होता है जब हम प्रेजेंटली अवेयर होते हैं, यानी आप क्लास अटेंड कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हो, तत्काल रिस्पॉन्स करना, करेंटली अवेयर हो। जबकि प्री कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस होता है जब थोड़ा टाइम हम लेते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, माइंड रिहर्सल करते हैं। जैसे किसी कॉन्टैक्ट नंबर को आपने याद किया और उसके बाद मेमोरी में स्टोर किया, कुछ देर बाद आपको कोई पूछता है तो आप तुरंत नहीं याद आता है, कुछ दिनों बाद वो तुरंत नहीं याद आता, आप थोड़ा सा प्रयास करते हो आ जाता है। और प्रयास करने पर या कोई भी घटना भी है, कोई घटना घटी तो तुरंत नहीं याद आती है, आपको कुछ प्रयास करते हो, धीरे धीरे वो सब याद तो आती है, रिमेंबर होती है, बट उसमें टाइम लगता है। तो जब ऐसे इवेंट जिसके रिकॉल में टाइम लगे तो वो सेमी कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस लेवल में आते हैं। और जब ऐसे इवेंट तत्काल हम रिस्पॉन्स कर जाते हैं तो वो कॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस पार्ट वो होता है जो कॉन्शियस में पूरा नहीं होता है। फ्रायड के अनुसार जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। फ्रायड ने हमारे कॉन्शियस लेवल को 10% माना, यानी हमारे जो 90% पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क, वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस होता है, और 10% पार्ट हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। तो अनकॉन्शियस इसी पर डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी। इन्होंने कहा जैसा हमारा अनकॉन्शियस
बिहेवियर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा पर्सनालिटी प्रेजेंटेशन होगा या पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंटेन होगा। फ्राइड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में साइको एनालिटिक फैक्टर की इम्पोर्टेंट रोल बताया है और उन्होंने कहा है कि ये क्या होता है, लाइफ टाइम चलता रहता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स से हमें लिबिडनल सेटिस्फैक्शन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड। इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में 5 स्टेजेस बताई: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनेटियल स्टेज। फर्स्ट है ओरल स्टेज। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें इस एज का जो रेंज है बर्थ टू 1 ईयर, यानी 1 साल का बच्चा, जन्म से लेकर 1 साल का बच्चा, उसका एरोजेनियस जोन होता है माउथ। आप यहाँ देख रहे हो, एक बच्चा फीडिंग कर रहा है, एक बच्चा माउथ में टॉय डाले, एक बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है, यानी टोटल उसका एरोजेनियस जोन का है माउथ में। और आप देखते भी हैं बच्चे क्या, जो भी सामान आप दीजिए, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो माउथ के थ्रू, उन्हें समझ में नहीं, वो समझ तो पाते नहीं, पूछ सकते नहीं, तो क्या करते हैं, माउथ में तुरंत डालते हैं और इसके थ्रू वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। फ्राइड ने इसे कहा कि जो माउथ में डालते हैं एक तरह का लिबिडनल सेटिस्फैक्शन है। देखिए, लिबिडनल सेटिस्फैक्शन का एक रिजल्ट इन्होंने ये भी बताया कि यदि बच्चा फीडिंग कर रहा है उस समय उसको वो टोटली सेटिस्फाइड अगर नहीं है और उसे हटा दीजिए तो चिल्लाता है, चीखता है, इरिटेट होता है, बट वो जब अपने स्वेच्छा से उसे छोड़ देता है तो रिलैक्स होता है। यहाँ पर और पिक्चर देखिए, कभी कभी बच्चे पैर की उंगलियों को भी माउथ में डालते हैं, थंब भी डालते हैं। हम यहाँ देखिए फेशियल एक्सप्रेशन कितना सुखद है, बच्चा आनंद की अनुभूति करे, यानी एक तरह से बायोलॉजिकल एनर्जी गेन कर रहा है। और ऐसा जब वो कर लेता है तो उसका जो रूटीन होता है वो या गुड मेंटल हेल्थ या रिलैक्स फील करता है। इसी ओरल स्टेज इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का सेंटर कहाँ होता है, माउथ में होता है। नवजात शिशु का मन जो है पूर्णतः अचेतन और ईट से पूर्ण होता है। भाई अब यहाँ पर तो बच्चा भी, उसका किसी तरह का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यही माना है कि ईड से परिपूर्ण हुआ है। इस स्टेज में चूसना नर्चर का एक रिसोर्स ही नहीं। नर्चर क्या होता है, नर्चर यानी आपका जो पेरेंटिंग है, सोशल स्ट्रक्चर है या लर्निंग स्किल है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नर्चर के। तो चूसना क्या है, नर्चर का एक रिसोर्स ही नहीं, अपिट गुड सेटिस्फैक्शन फीलिंग होता है। यानी वो चूस कर माउथ में डालकर कोई भी वस्तु को वो अपने आप में वो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वस्तु किस प्रकार की है या क्या है। यही कारण है कि कभी कभी बच्चा जब फीडिंग करता है तो पेट भर जाने के बाद भी वो चूसता रह जाता है या स्तनपान करता रह जाता है। यदि उसे इस कंडीशन पे, जिस समय वो बायोलॉजिकल एनर्जी गेन कर रहा है, यदि उसे इस कंडीशन में अदर रिसोर्स से मीन्स स्पून या ग्लास से दूध पिलाया जाए तो लिबिडनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। बच्चा पेट तो भर जाएगा लेकिन आनंद की अनुभूति उसे नहीं होगी क्योंकि बायोलॉजिकल एनर्जी गेन नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ओरल बीटिंग का भी स्टेज पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे टीथ के थ्रू, यानी 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसे टीथ निकलते हैं और टीथ के थ्रू वो क्या करता है, एग्रेसिव बिहेवियर प्रेजेंट करता है, काटता है, वस्तु को काटता है, कपड़े को काटता है, अपने हाथ को काटता है, दूसरों को काटता है। और आप तो इरिटेट होते हो बट बच्चे के अंदर एक बायोलॉजिकल एनर्जी गेन होती है, वो खुश होता है और सेटिस्फाइड होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज है एनल स्टेज। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, इस एज का या स्टेज का जो रेंज होता है वो 1 to 2 ईयर होता है, 2 साल तक बच्चा। इसका एरोजेनियस जोन होता है ऑयल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी इस स्टेज में बच्चे अपने इमोशन को रोकते हैं,
डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी मल विसर्जित करते हैं, या कभी कभी तो पेरेंट्स से क्वेश्चंस भी करते हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये क्या है, कैसे है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बायोलॉजिकल एनर्जी गेन करने का एक बच्चा बैठा तो ज़रूर है पॉट पर, बट वहाँ पर उसको क्या किया, कंट्रोल किया है इमोशन को और डाइवर्ट कर लिया है माइंड। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, वो मोबाइल चला रहा है। यहाँ भी देखिए, पेपर थोड़ी पढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा पेपर नहीं पढ़ेगा, बट वो चलचित्र देख रहा है, यानी उसमें मोशन को कंट्रोल कर रहा है, और इस कंडीशन में वो बायोलॉजिकल एनर्जी गेन कर रहा है। तो इस स्टेज में लिबिडनल सेटिस्फैक्शन का सेंटर मलमूत्र विसर्जन होता है। इससे रिलेटेड फिजिकल पार्ट्स को कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, कभी रोकते हैं और कभी बार बार जाते हैं। तो पेरेंट्स परेशान होते हैं। एक्चुअली वो बायोलॉजिकल एनर्जी गेन करने का एक वे है, तरीका है, स्टाइल है उसकी। थर्ड है फैलिक स्टेज। इस एज का रेंज है 3 to 6 ईयर। इस एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक जो लड़का होता है उसका अटैचमेंट अपनी माँ से होता है, और जो लड़की होती है उसका अटैचमेंट अपनी पिता से होता है। कहने का सेंस है कि एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बच्चों में, लड़कों में जो आ, होता है, उसके कारण वह अपनी माँ से अटैच्ड होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण जो लड़की अपने पिता से अटैच्ड होती है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी उसका ये जो अट्रैक्शन है वो ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण है। इस स्टेज में लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ से अपनी बातों को शेयर करते हैं। एक्चुअली वो सोशल नॉर्म और डिफरेंट टाइप्स के नॉर्म्स के थ्रू रिजर्व होकर वो उनके साथ अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, यानी लिबिडनल सेटिस्फैक्शन का एक सेंटर होता है उनका। इस स्टेज में प्राय बच्चे जेनिटल ऑर्गन्स को भी टच करते हैं। इस स्टेज में बच्चे लिबिडनल सेटिस्फैक्शन का सेंटर जेनिटल ऑर्गन्स ही होते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रति आइडेंटिफिकेशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हैं। जैसे बच्चे गुड़िया गुड्डा खेलते हैं या किचन खेलते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, या मार्केट जाते हैं लड़के, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उनके जो फंक्शंस हैं, यानी पेरेंट्स के जो रोल होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार मैंने अभी बताया कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण ही लड़के और लड़कियों का बिहेव चेंज होता है, यानी पिता से लगाव या माता से लगाव होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, उसको बच्चे देखते हुए अपने आप को रिजर्व करते हैं और सेंटर करते हैं। इसीलिए वो होता है कभी कभी वो अपने जेनिटल ऑर्गन्स को भी टच करके लिबिडनल सेटिस्फैक्शन करते हैं। नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। ये स्टेज 6 to प्यूबर्टी स्टेज मानी जाती है। इसका एरोजेनियस जोन होता है सेक्सुअल फीलिंग एंड इनएक्टिव। इस स्टेज में बच्चे चूँकि अब देखिए इसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। लिबिडनल सेटिस्फैक्शन का जो प्रोसेस है इस समय स्टॉप रहता है। बच्चे स्कूल 6 फ्राइड के अनुसार बच्चा 6 ईयर में ही स्कूल जाना चाहिए। आज तो 2+ में ही बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन पहले जो बच्चे 6 ईयर में ही जाते थे, नहीं 5+ में, तो उस समय बच्चे स्कूल जाते हैं। न्यू बैग होता है, उनका बॉक्स होता है, बुक्स होती हैं, पेंसिल होता है, बॉटल होती है, स्कूल फ्रेंड सर्कल डिफरेंट टाइप से उससे जब यूनिक एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो बच्चे वहाँ इंगेज हो जाते हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को वो इन्वॉल्व होते हैं। और शुरू में आप देखते होंगे कि रोज़ लिख रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, पोएम ढेर सारी याद कर लेते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा एबिलिटी को गेन करते हैं।
बट धीरे धीरे फिर ये प्रोसेस स्लो होने लगता है। इस स्टेज में सामाजिक भय या एक तरह से अन्य प्रकार के भय बच्चों में होते हैं, जिसके कारण लिबिडनल सेटिस्फेक्शन साइलेंट रहता है। और एक चीज़ और है, इस समय बच्चा फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। यहाँ पर पेरेंट्स का उतना रोल नहीं होता है। यानी बच्चा अभी तक पेरेंट्स के पास बच्चा था 5 साल तक, लेकिन अब जब गया तो थोड़ा सा वो अदर सोसाइटी से इन्वॉल्व हुआ, तो उनके लिए उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर मेल मेल के साथ तथा फीमेल फीमेल के साथ होते हैं, अर्थात लड़का लड़के के साथ खेलेगा और लड़कियाँ लड़कियों के साथ शेयर करती हैं अपनी बातें, या खेलती हैं या स्टडी करती हैं। नेक्स्ट, जेनेटियल स्टेज। इस एज का रेंज होता है प्यूबर्टी टू डेथ। ये लाइफ टाइम चलता है। यहाँ पर देखिएगा, जो अपोजिट सेक्स होता है से ही वो लिबिडनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं। इस स्टेज में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए क्योंकि इसी के आधार पर उनकी आगे की पर्सनालिटी या आगे का उनका फ्यूचर प्लान या उनकी लाइफ स्टाइल प्रोग्रेस करती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह के क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में से अवश्य चर्चा करूँगी। थैंक यू।